हाय एवरीवन, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले है नेशनल लेप्रेसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो जब ये शुरू किया गया था तो इसका नाम था नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम, लेकिन 1983 में कंट्रोल की जगह एलिमिनेशन आ गया। तो एलिमिनेशन हम कब कहते हैं? जब जो केस लोड है वो पर 1000 पॉपुलेशन वन या वन से कम हो जाए। तो कंपोनेंट्स क्या है एनएलईपी के? सबसे पहला है कि जो लेप्रेसी की सर्विसेज है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए और इंटीग्रेटेड हो जाए थ्रू जनरल हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब कि हर एक लेवल पे लेप्रेसी की सर्विसेज मिले। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। फिर है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसको प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन शुरू हुई थी जिसका थीम था टुवर्ड्स लेप्रेसी फ्री इंडिया। देन वी हैव डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग और सुपरविजन। तो ये हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं एनएलईपी के। तो इंडिया में लेप्रेसी इज एलिमिनेटेड इन दिसंबर 2005 एक्सेप्ट दो स्टेट्स। पहला था छत्तीसगढ़ एंड दूसरा दादरा एंड नागर हवेली। तो इसमें आशा का क्या रोल होता है लेप्रेसी में? तो उसको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं पर एवरी वर्क। तो अगर वो जो केस लेकर आई थी वो डायग्नोस हो जाए लेप्रेसी तो ₹250, पोसी बेसिलरी की ट्रीटमेंट ₹400, मल्टी बेसिलरी की ट्रीटमेंट ₹600, और अगर वो केस बिफोर डिसेबिलिटी लाती है तो ₹250, अगर आफ्टर डिसेबिलिटी लाती है तो ₹200। काम क्या होता है? सबसे पहले तो सर्च फॉर केसेस। ये मतलब इसको बोलते हैं एप्सल्स, विच इज़ आशा बेस्ड सर्विलेंस फॉर लेप्रेसी सस्पेक्ट्स। उसके अलावा ये फॉलोअप करती है। देन मोटिवेट फॉर सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस एंड देन स्प्रेड अवेयरनेस। तो उसके बाद वी कम टू डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें 3 एक्टिविटीज़ आती हैं विच आर इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन एंड रेफरल। तो इम्प्लीमेंटेशन किसका? जो भी DPRM की एक्टिविटीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर उसके आउटकम को रिपोर्ट करना। देन इंटीग्रेट करना और बाकी डिपार्टमेंट्स में। देन रेफरल सिस्टम को डेवलप करना। तो इसके अंडर 3 टायर सिस्टम आता है विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में आता है PHC, CHC, अर्बन लेप्रेसी सेंटर या डिस्पेंसरी। सेकेंडरी में आता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। टर्शरी में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ICMR इंस्टीट्यूट, ILEP सपोर्टेड हॉस्पिटल्स एंड PMR डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस मेडिकल कॉलेजेस। फिर इसमें 2 कंपोनेंट्स थे, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ये था हमारा DPMR। उसके बाद इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान बनाया गया था 12th प्लान पीरियड में, जो था 2012 से 2016 तक। तो क्यों बनाया गया था? क्योंकि 15% कंट्री में अभी भी मॉडरेट एंडेमिसिटी है। तो इस प्लान के 3 ऑब्जेक्टिव थे कि एलिमिनेशन करनी है, मतलब कि प्रेवलेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 पर 10,000 पॉपुलेशन। Then strengthen DPRM and reduce the stigma. Then we come to रेफरल सिस्टम। तो रेफरल सिस्टम में क्या होता है कि हमें लिखना है कि हर एक लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती है और किस चीज़ का रेफरल होता है। तो सबसे पहले आता है विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, और इसमें आशा भी आती है। तो ये काम क्या करते हैं? ये सब सुपरवाइज करते हैं कि पेशेंट सेल्फ केयर कर रहा है, अपने अल्सर की केयर कर रहा है और ड्रेसिंग ठीक से कर रहा है, एंड दे आर यूजिंग MCR। तो MCR एक फुटवेयर होता है जो कि लेप्रेसी के पेशेंट को दिया जाता है। तो इसमें और दूसरा फिर आता है सब सेंटर और सेक्टर PHC। इनमें क्या आता है? इनमें सेल्फ केयर एडवाइस देते हैं, आशा का सुपरविजन करते हैं और फॉलोअप करते हैं। तो ये 3 चीज़ें 4 चीज़ों के लिए रेफरल कर सकती है, न्यूराइटिस रिएक्शन मतलब लेप्रा रिएक्शन, डिसेबिलिटी या फिर अल्सर। तो ये रेफ़र होके जाएंगे ब्लॉक PHC में। ब्लॉक PHC में ये सभी रिएक्शंस का मैनेजमेंट होगा, अल्सर की ड्रेसिंग होगी, दे सप्लाई MCR फुटवेयर, बाकी एडवाइस देंगे और काउंसलिंग होती है।
और ये रेफ़र करेंगे अगर जो लेप्रा रिएक्शन था वो डिफ़िकल्ट टू मैनेज था, अल्सर कॉम्प्लिकेटेड था, या फिर आई प्रॉब्लम है साथ में, या फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के केसेस है, या फिर फॉलोअप के लिए तो वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ पे डिफ़िकल्ट लेप्रा रिएक्शन और कॉम्प्लिकेटेड अल्सर की मैनेजमेंट होगी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल केसेस के लिए स्क्रीनिंग होगी। और अगर कोई डिफ़िकल्ट केस है या फिर आरसीएस का केस है तो वो जाता है डिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियस में, जहाँ पे मैनेजमेंट होती है और सप्लाई ऑफ फुटवेयर होता है। एंड देन दे रेफर फॉर आरसीएस, जो कि जाता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल सेंटर पे, जहाँ पे आरसीएस होता है और इसका ही फॉलोअप होता है। तो ये जो फुटवेयर है ये सप्लाई करता है जो हमारा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल सेंटर है ये सप्लाई करता है डिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियस को। सो दिस वाज अबाउट लेप्रेसी। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा ब्लाइंडनेस के लिए, विच इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। उसमें वी नीड टू डू विजन 2020 द राइट टू साइट। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। तो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस में आता है प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल बाय द ईयर 2020। एंड इसमें इंडिया भी लाइक काम कर रहा है। तो दो मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले टारगेट डिसीज़ क्या है, दे आर कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। सेकंड क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट करना एट वेरियस लेवल्स ऑफ हेल्थ सिस्टम। तो 4 टायर स्ट्रक्चर मतलब प्रपोज्ड है कि सबसे नीचे मतलब आते हैं विजन सेंटर, देन सर्विस सेंटर, देन ट्रेनिंग सेंटर, देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसे हम याद रख सकते हैं CTSV से, ठीक है, CTSV। तो ये स्ट्रक्चर में क्या है, ऐसे हम देखा सब CTSV है तो सबसे ऊपर C से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। यहाँ पे प्रोफेशनल लीडरशिप होती है, देन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट होती है और CME होता है, और स्टैंडर्ड्स इधर ही बनते हैं और क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस भी इधर होता है, देन रिसर्च होता है। तो इसके साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं 200। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाज 20, ये 200 है, ये दोनों टर्शरी में आते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर्स में टर्शरी आई केयर होती है, जैसे कि रेटिनल सर्जरी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन एक्सेट्रा, और इधर भी ट्रेनिंग और CME होता है। देन वी कम टू सर्विस सेंटर विच इज सेकेंडरी। इसमें कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, कॉमन आई सर्जरी होती है, रिफ्रैक्शन की फैसिलिटी होती है और रेफरल होता है। देन वी हैव विजन सेंटर्स विच कम अंडर प्राइमरी। इसमें प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस होता है, प्राइमरी आई केयर होता है, स्कूल है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, स्क्रीनिंग और रेफरल सर्विसेज होती है। सो नेक्स्ट वी कम टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो उसमें पहला क्वेश्चन है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये लॉन्च हुआ था 1995 में। इस प्रोग्राम के अंडर जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें हर साल कुछ फिक्स डेज पे दिसंबर और जनवरी में पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है। तो पहले क्या होता था कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी हाउस टू हाउस वैक्सीनेशन मतलब इंट्रोड्यूस की थी 2000 में। फिर जो NIDs राउंड होते हैं वो ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 170 मिलियन चिल्ड्रन को कवर करते हैं, और जो SNIDs राउंड होते हैं वो ऑलमोस्ट 40 to 80 मिलियन बच्चों को कवर करते हैं। इसके अलावा मोपअप्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस इतने सब के बाद 2011 में सिर्फ एक केस पोलियो का आया था जनवरी में, और 25 फरवरी 2012 एक साल के बाद इंडिया को मतलब सर्टिफाई कर दिया, इंडिया को एंडेमिक कंट्री से निकाल दिया था, और 2014 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री कंट्री। नेक्स्ट इज मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इंद्रधनुष का मतलब है 7 कलर्स ऑफ रेनबो, तो यही इसका लोगो होता है। 2014 में स्टार्ट किया गया था। एम था कि 90% चिल्ड्रन जो कि या तो अनवैक्सीनेटेड है या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड है उनको फुली इम्यूनाइज करना है, और मतलब कि जो बच्चे हैं जो मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशन में कवर नहीं हुआ है उनको भी 2020 तक पूरी तरह इम्यूनाइज करना है, और ये टारगेट प्रीपोन हो गया था 2018 तक के लिए। तो मिशन इंद्रधनुष के 2015 से 2018 तक 6 फेज कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 3.3 करोड़ चिल्ड्रन को इम्यूनाइज मतलब रीच किया है, और ऑलमोस्ट 82 लाख चिल्ड्रन वर इम्यूनाइज्ड, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी इम्यूनाइज किया है।
पहले 2 फेजेस की वजह से फुल इम्यूनाइजेशन में ऑलमोस्ट 7% इंक्रीज़ हुआ था एक साल में, और पहले सिर्फ 1% इंक्रीज़ होता था। रूरल में ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू अर्बन, इसीलिए जो फोकस है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये था मिशन इंद्रधनुष। एक टर्म है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो इंटेंसिफाइड में मतलब ये शुरू हुआ था 2017 में। इसमें इंटेंसिव प्रिपरेशन थी और इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन थी कि जो भी इम्यूनाइजेशन के सेशंस थे उनको इंटीग्रेट कर देते थे टू रेगुलर इम्यूनाइजेशन माइक्रो प्लान्स। तो फोकस था अर्बन स्लम एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उनमें स्लोवेस्ट प्रोग्रेस थी और हेड काउंट सर्विस के बेसिस पे इनको कंप्लीट कर रहे थे। तो 2018 में ऑलमोस्ट 50 लाख चिल्ड्रन वैक्सीनेट हो गए थे मतलब उस टाइम पे, और फुल्ली वैक्सीनेट हो गए थे 12 लाख, और प्रेग्नेंट वुमेन 10 लाख। उसके बाद जो हमारा मतलब नेशनल हेल्थ मिशन है, उसमें 2 पार्ट्स थे, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो क्वेश्चन आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो सबसे नीचे आता है एक आशा, एक आंगनवाड़ी वर्कर हर विलेज में, जो कि विलेज हेल्थ डे मनाती है, ड्रग किट देती है और रेफरल चेन्स बनाती है। उसके ऊपर तो ये आता है विलेज लेवल पे, तो पर 1000 पॉपुलेशन। फिर हर 5-6 विलेज पे ग्राम पंचायत होती है, विच इज़ सब हेल्थ सेंटर लेवल। इसमें एजुकेटेड मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, 2 ANMs होती है, एक मेल मल्टीपर्पज़ वर्कर होता है और फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर होता है, टेलीफोन लिंक होता है, इम्यूनाइजेशन डेज होते हैं, ड्रग्स दी जाती है और क्लिनिक्स होते हैं। उसके ऊपर फिर 30 से 40 विलेज पे PHC लेवल पे देर आर क्लस्टर्स ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स। तो इसमें नर्सेज होती है, उसके बाद एम्बुलेंस होता है या कोई हायर्ड व्हीकल होता है, देन MCH इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होता है इंक्लूडिंग आयुष डॉक्टर, एमरजेंसी सर्विसेज होती है एंड दैट कैन बी हैंडल बाय नर्सेज 24/7, और राउंड द क्लॉक सर्विसेज होते हैं, ड्रग्स दी जाती है और TB मलेरिया के होते हैं। देन पर 100 विलेज ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल होता है, जिसमें एम्बुलेंस, टेलीफोन, ऑप सर्जिकल केयर होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है और राउंड द क्लॉक सर्विसेज होती है। तो सबसे ऊपर होता है हमारा चीफ ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर, जिसके अंडर आते हैं हेल्थ मैनेजर, अकाउंटेंट और स्टोर कीपर। तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे नीचे एक विलेज पे आशा आंगनवाड़ी वर्कर, देन हर 5 विलेज पे ग्राम पंचायत सब सेंटर पे, देन जनरल प्रैक्टिशनर होंगे PHC पे, देन ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल। तो NRHM मतलब जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसके अंडर कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो वो क्या थे? सबसे पहले तो आशा। तो आशा के बारे में विल डिस्कस इन द पब्लिक हेल्थ केयर। लेकिन आशा क्या होती है, उसी विलेज की होनी चाहिए, विमेन है, मैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, 25 से 45 के एज ग्रुप में होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, और डिसएडवांटेज पॉपुलेशन ग्रुप से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो 1 पर 1000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, और हिली एरियाज पे 1 पर हैबिटेशन। तो आशा के अलावा और क्या क्या इंक्लूड हुआ था? पहला है रोगी कल्याण समिति, विच इज़ द पेशेंट वेलफेयर कमेटी या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी। ये क्या है? ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसके जो मेंबर्स हैं वो ट्रस्टीज़ की तरह एक्ट करते हैं, जो कि हॉस्पिटल अफेयर को मैनेज करते हैं, और जो भी हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिले, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कमिटीज़ को एक फ़ंड के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। तो अभी देर आर ऑलमोस्ट 32,000 रोगी कल्याण समितीज़, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC और PHC में। तो द थर्ड वन इज़ द अनटाइड ग्रांट्स टू सब सेंटर। तो जो सब सेंटर्स है, अब उनमें जो भी मतलब फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ब्लड प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट, हीमोग्लोबिन मेजरिंग इक्विपमेंट, स्टेथोस्कोप, वेइंग मशीन, ये सब कुछ NRHM के मतलब प्रोविज़न थे उसमें, तो उससे ये फैसिलिटेट हुआ। द नेक्स्ट वन इज़ विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। तो ये
मतलब ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटी एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन के लिए एक बहुत बढ़िया मतलब इम्पॉर्टेंट टूल है। ये लोकल कम्युनिटी की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है, स्पेशली द पुअर हाउस होल्ड्स एंड द चिल्ड्रन। देन वी हैव जननी सुरक्षा योजना। इसकी एम है टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टालिटी अमंग द प्रेग्नेंट वीमेन। कैसे कि वो मतलब कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करे, तो उसके लिए उन्हें मोटिवेट करना। इसमें क्या होता है कि जो एलिजिबल कपल है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएगा उसको कैश असिस्टेंट दी जाती है। देन वी हैव जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये 2011 में शुरू किया गया था। तो इसमें ये था कि जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएंगे दे विल बी गिवन एब्सोल्युटली फ्री एंड नो एक्सपेंस डिलीवरी इंक्लूडिंग अ सी सेक्शन। देन नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। तो ये क्या है कि मतलब अब इन्हें बोला जाता है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सर्विस, और इनका एक यूनिवर्सल कलर और डिज़ाइन होता है। देन वी हैव नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज। तो फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई थी NRHM के अंडर, ताकि पेशेंट को हर एक मतलब कंट्री के पार्ट में फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाए विद अ टोल फ्री नंबर विच इज़ 108 और 102। ओके, तो 108 इस मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है मोस्टली क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा और एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए, और 102 बेसिक पेशेंट ट्रांसपोर्ट के लिए है, जैसे कि प्रेग्नेंट वीमेन और चिल्ड्रन के लिए। देन जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है उसमें भी फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू फैसिलिटी दी जाती है, और इंटर फैसिलिटी ट्रांसफ़र भी किया जाता है इन केस ऑफ रेफरल या फिर ड्रॉप बैक फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। तो 2 नंबर होते हैं 108 और 102। नेक्स्ट इज़ वेब एनेबल्ड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये क्या आता है कि इसमें एज द नेम सजेस्ट जो कि प्रेग्नेंट वीमेन और चिल्ड्रन हैं उनकी नेम बेस्ड ट्रैकिंग की जाती है, और इसका मतलब क्यों करते हैं ताकि जो भी प्रेग्नेंट वीमेन, इन्फेंट या फिर 3 साल तक के बच्चे हैं उनको हम ट्रैक कर सके बाय नेम, ताकि उनको सर्विसेज डिलीवर करी जा सके, जैसे कि एंटीनेटल केयर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, पोस्ट नेटल केयर एंड इम्यूनाइजेशन एंड बाकी रिलेटेड सर्विसेज। तो जो ये MCTs है, जो मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, ये रेगुलरली अपडेट होना चाहिए ताकि हम इफ़ेक्टिवली मतलब सबको मॉनिटर कर सके क्या कोई भी कंडीशन है जैसे कि अनीमिया, लो बर्थ वेट या फिर सिकनेस। तो रिसेंटली क्या किया गया है कि MCTS को आधार के साथ लिंक कर दिया है। तो न्यू इनिशिएटिव क्या है, तो 2011 में कुछ नए इनिशिएटिव आए थे, जैसे कि होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बाय आशा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे जहाँ पे एनुअल हेल्थ सर्वे नहीं किया गया। फिर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, देन डिफरेंशियल फाइनेंशियल अप्रोच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जिसमें हम देते हैं अनटाइड फंड्स और रोगी कल्याण समिति ग्रांट्स। देन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में आशा को इन्वॉल्व करना। देन एलोकेशन ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट मतलब जो टारगेट्स दिए गए थे। उसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटीज़, और उसको रीनेम किया है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। उसके बाद है आयुष हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी को डेवलप करने के लिए मॉडिफाइंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, और इसमें चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग होती है और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज दी जाती है थ्रू अर्ली डिटेक्शन। उसके बाद मतलब 4 Ds में क्या है, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिसीजेस, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। उसके बाद आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये 2014 में लॉन्च हुआ था। तो इट वाज डन फॉर एडोलेसेंट, और इसमें इंट्रोड्यूस की थी पीयर लेड इंटरवेंशन एट द कम्युनिटी लेवल, और इट वाज सपोर्टेड बाय फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज। तो इसमें एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम में इन एडिशन टू रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ फोकस आया था लाइफ स्किल, न्यूट्रिशन, इंजरी और वायलेंस पे।
सो नेक्स्ट कमिंग टू मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग्स विच इज़ MCH विंग्स। तो मतलब 150 30 तो ऐसे बेड की MCH विंग्स पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में सेंक्शन की गई थी। एंड उसके बाद है फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज। देन नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसमें पहले प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को IFA दिया जाता था। उसके बाद से चिल्ड्रन, एडोलेसेंट और वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को भी दिया जाता है। एडोलेसेंट में विफ्स मतलब कि वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दी जाती है। एंड उसके बाद है RMNCH+A, तो ये अलग से प्रोग्राम है विच विल डू। देन डिलीवरी पॉइंट्स, तो जिन हेल्थ फैसिलिटीज़ में एक मतलब सर्टेन बेंचमार्क के ऊपर डिमांड है सर्विसेज और परफॉर्मेंस की, उनको बोलते हैं डिलीवरी पॉइंट्स। तो इधर का ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव RMNCHA+A फैसिलिटीज़ हमें दी मतलब उधर प्रोवाइड की जाए। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए फंड्स एलोकेट होते हैं। एंड अभी तक 25,000 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज डिलीवरी पॉइंट अंडर NRHM। उसके बाद है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो कि की गोल है 12th 5-year प्लान का। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसमें 9 एरियाज है जिनमें प्राइमरी हेल्थ केयर को लाइक कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना। देन असेस टू टेक्नोलॉजी, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स। उसके बाद है ICT की यूटिलाइजेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देन प्रमोट कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर मतलब कि पेशेंट सेंट्रिक केयर बनाना। देन एनहांस द क्वालिटी ऑफ केयर। देन फोकस ऑन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। देन एम्फसाइज ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देन डेवलप अ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। देन थर्ड द गवर्नेंस। और उसके बाद स्टेट्स आर ऑल्सो ऑफर सपोर्ट्स टू द PIPs ऑफ द NHM। उसके बाद आता है किलकारी। तो किलकारी इज़ मतलब एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड मोबाइल सर्विस है। इसमें प्रेगनेंसी और चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग टाइम सेंसिटिव ऑडियो मैसेजेस किए जाते हैं टू प्रेग्नेंट वुमेन या फिर मदर ऑफ़ यंग चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़। तो ये क्रिटिकल टाइम पीरियड को कवर करता है जब मोस्ट मैटरनल और इन्फेंट डेथ्स मतलब होती है। तो जो फैमिली सब्सक्राइब करती है उनको हर हफ्ता प्री रिकॉर्डेड सिस्टम जनरेटेड कॉल मिलती है। हर कॉल 2 मिनट की होती है और एक रिमाइंडर का काम करती है कि क्या करना चाहिए। उसके बाद है लॉन्च ऑफ नेशन वाइड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे। तो जो 13 एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है उनके रिगार्डिंग ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे लॉन्च किया गया था ताकि हमें बर्डन ऑफ MDR भी पता चल सके। उसके बाद है कालाजार एलिमिनेशन प्लान। तो ये UP, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड में हुआ था। इट इंक्लूड्स एक्टिव सर्च, न्यूक्लियर रेजिमेंट, कोऑर्डिनेटेड इंडोर रेजिडुअल स्प्रे एंड यूज़ ऑफ नॉन इन्वेस्टिव डायग्नोस्टिक किट। तो ये था हमारा NRHM के लिए। उसके बाद आता है नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये क्योंकि मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11th 5-year प्लान के अंडर एक नया नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया था टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टबैको कंट्रोल लॉज। इसका पायलट फेज़ लॉन्च हुआ था 9 स्टेट्स में 2007 में और अभी ये 31 स्टेट्स में फंक्शनिंग है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले तो पब्लिक अवेयरनेस और मास मीडिया कैंपेन्स, अवेयरनेस फैलाने के लिए और बिहेवियरल चेंज के लिए। उसके बाद टबैको प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश किया ताकि एक रेगुलेटरी कैपेसिटी बिल्ड हो एज रिक्वायर्ड अंडर कॉटपा 2003। उसके बाद है कि NRHM के अंडर इस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को मेन स्ट्रीम किया। उसके बाद इससे रिगार्डिंग रिसर्च और ट्रेनिंग को मेन स्ट्रीम किया। देन इसका मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन किया इंक्लूडिंग सर्विलेंस। देन डेडिकेटेड टबैको कंट्रोल सेल्स बनाए ताकि एंटी टबैको इनिशिएटिव्स की इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग हो। उसके बाद जो हेल्थ और सोशल वर्कर्स है, NGOs है और स्कूल टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की। दैन स्कूल प्रोग्राम एंड प्रोविजन ऑफ टबैको सेसेशन फैसिलिटीज़। देन वी कम टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था 1982 में
ताकि सबको मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके, स्पेशली कम्युनिटी एट रिस्क और अंडर प्रिविलेज सेक्शन। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक नेशनल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया था, ताकि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। 11 इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे मेंटल हेल्थ की फील्ड में नॉलेज और स्किल्स देने के लिए। एट प्रेजेंट ये 36 स्टेट्स में है प्रोग्राम। एम क्या थी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की? सबसे पहले तो जो मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उससे एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़ की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। उसके अलावा जो मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना टू इम्प्रूव द हेल्थ सर्विसेज। देन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो पाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोग्राम के? टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फोरसेबल फ्यूचर और मोस्टली टू वनरेबल एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन। उसके अलावा टू एंकरेज द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। देन टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज़ क्या है? जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके थ्रू मेंटल हेल्थ को प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट करना, मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन में उसके प्रोविजंस करना, उसके बाद स्टिग्मा को इरेडिकेट करना और उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना थ्रू सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं? सबसे पहले तो ट्रेनिंग प्रोग्राम मेंटल हेल्थ की फील्ड में, देन पब्लिक एजुकेशन और फिर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए ओपीडी सर्विस होती है, देन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डाटा एंड एक्सपीरियंस इन द लेवल ऑफ कम्युनिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी। उसके बाद है कि अब जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंदर प्रमोटिव और प्रिवेंटिव एक्टिविटी आती है, जैसे कि स्कूल के लेवल पे लाइफ स्किल एजुकेशन, कॉलेज के लेवल पे काउंसलिंग थ्रू ट्रेन टीचर या काउंसलर, देन वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज। तो जो नेशनल हेल्थ राइट कमीशन है इट ऑल्सो मॉनिटर्स द कंडीशन इन द मेंटल हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्स्ट एरिया क्या है कि जो तो थर्स्ट एरिया क्या होते हैं? ऐसे एरियाज मतलब जैसे पॉइंट ऑफ फोकस हैं जिनमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट की गई है। तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एक ज़्यादा इनलार्ज और इफ़ेक्टिव फॉर्म में जो कि पूरी कंट्री को कवर करे। उसके बाद जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन और मॉडर्नाइज किया जाए। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री है उसको अपग्रेड किया जाए और साइकाइट्रिक कंटेंट को एनहांस किया जाए। देन जो सेंट्रल और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। एंड देन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड चाइल्ड एडोलसेंट साइकाइट्रिक क्लिनिक। तो ये था हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। उसमें आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन हुई थी ऑन द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, इट वाज रेटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इट वो मतलब कि गवर्नमेंट पे एक ऑब्लिगेशन थी टू अलाइन द पॉलिसीज़ एंड लॉज ऑफ कंट्री विद द कन्वेंशन। एक बहुत ही बढ़ती हुई रियलाइजेशन थी कि पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड दे आर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन इन अ सोसाइटी। तो इसीलिए 2013 में एक मेंटल हेल्थ केयर बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर इन इंस्टीट्यूशन एंड इन कम्युनिटी एंड टू इंश्योर हेल्थ केयर ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद मेंटल इलनेस। तो ये बिल्कुल ही लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट पे मिलना चाहिए। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ सेक्टर है पब्लिक और प्राइवेट उसको रेगुलेट करने के लिए और पब्लिक हेल्थ गुड अचीव करने के लिए एंड टू प्रमोट प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, एफिशिएंसी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये हमें मतलब मेंटल हेल्थ केयर बिल पास किया गया था। तो ये बिल मतलब कि इसको असेंट मिली थी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2017 में, तो तब ये मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया था।
सो दिस वाज अबाउट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड मेंटल हेल्थ एक्ट। उसके बाद आते हैं हम इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट पे। तो इन जो मतलब IDSP है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम है। तो इसमें हमें याद रखना है कि स्टेट बेस्ड होता है ये। इसका काम क्या है, टू डिटेक्ट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ इम्पेंडिंग आउटब्रेक्स। तो अगर कोई आउटब्रेक होने वाला है तो उसके वार्निंग साइंस को डिटेक्ट करना और एक टाइमली मैनर में एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स को इनिशिएट करना अर्बन और रूरल एरिया में। ये और जो ऑनगोइंग डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए डाटा देना और जो भी हेल्थ रिसोर्सेज हैं उन्हें एफिशिएंटली एलोकेट करना। ये 2004 में शुरू किया गया था। फिर ये 5 ईयर प्रोजेक्ट था टिल 2010। फिर इसे रीस्ट्रक्चर किया था और एक्सटेंड किया था टिल 2012 और ये अभी भी 12th 5 ईयर प्लान में लाइक कंटिन्यूड है as integrated disease surveillance program and it come under NHM which is National Health Mission। इसके अंडर एक सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट बनाई गई थी दिल्ली में, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल में। उसके अलावा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में स्टेट सर्विलेंस यूनिट है और फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट है। तो 3 चीज़ें हैं, सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट, स्टेट सर्विलेंस यूनिट और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट। और तो उसके एक और IT नेटवर्क है जो सभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एंड ISRO फॉर डाटा एंट्री, ट्रेनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड आउटब्रेक डिस्कशंस। इस प्रोजेक्ट के अंडर वीकली डिजीज सर्विलेंस डाटा कलेक्ट किया जाता है एंडेमिक प्रोन डिजीज़ पे फ्रॉम द रिपोर्टिंग यूनिट्स। तो जितने भी हमारे हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उनसे हर हफ्ते डाटा कलेक्ट करते हैं जो भी एपिडेमिक प्रोन डिजीज़ है उनका। फिर डाटा को मतलब कि हम उसको कैटेगराइज करते हैं, जैसे सिंड्रोमिक में S लिखेंगे, प्रोबेबल में P लिखेंगे, लेबोरेटरी फॉर्मेट में L लिखेंगे। तो अभी तक 90% मतलब डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट करती है वीकली डाटा थ्रू ईमेल या फिर पोर्टल्स। फिर जो भी हर हफ्ते डाटा आता है उसको एनालाइज करते हैं बाय SSU या DSU ताकि हमें डिसीज़ का ट्रेंड पता चल सके। तो जब भी ये ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखेगा वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा बाय रैपिड रिस्पॉन्स टीम टू डायग्नोस एंड कंट्रोल द आउटब्रेक। तो ये जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है ये मल्टी स्पेशलिटी टीम होती है। इसमें होता है एपिडेमियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड अदर स्पेशलिटीज़ एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये हम क्यों करते हैं, टू रिकॉग्नाइज केसेस और क्लस्टर ऑफ केसेस ताकि हम इंटरवेंशंस इनिशिएट कर पाए जिसकी वजह से ट्रांसमिशन कम हो और मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी भी कम हो और हमें पब्लिक हेल्थ इम्पेक्ट का फिर पता चल सके और हम बाकी मतलब इवेल्युएट कर सके जितने भी प्रोग्राम्स हैं और हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें। तो जो ये प्रोजेक्ट है इसमें बहुत तरह के इंटीग्रेशंस है, जैसे कि मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की उसको शेयर करना। उसके अलावा जो भी सर्विलेंस में हेल्थ और नॉन हेल्थ सेक्टर्स है उनमें पार्टनरशिप करवाना। उसके अलावा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को इंक्लूड करना। देन जो प्राइवेट सेक्टर और NGOs है उनको इंक्लूड करना। अकेडमिक इंस्टीट्यूशन और मेडिकल कॉलेजेस को प्राइमरी पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी में लाना। तो ये सब कुछ मतलब इंटीग्रेशन के अंडर ये सब कुछ आता है। तो अब मतलब क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि किसको डिसीज़ हुआ, कितने लोगों को डिसीज़ हुआ, किधर हुआ, क्यों हुआ और अब क्या करना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसे कंपाइल करेंगे, फिर उसको एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर फॉलोअप एक्शन करेंगे और फीडबैक होगा। तो प्री रिक्विजिट क्या है कि स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन मिले, जैसे कि हमने पढ़ा था SP और C। तो सिंड्रोमिक डायग्नोसिस क्या है कि जो क्लिनिकल पैटर्न मतलब जो भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं उसके बेस पे डायग्नोसिस बनाना। प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस है कि हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बनाना। कंफर्म डायग्नोसिस है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस प्लस
पॉजिटिव लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन, तो इट इज़ सिंड्रोमिक, प्रिजम्पटिव एंड कन्फर्म। नाउ कौन कौन से सिंड्रोम सर्विलेंस के अंडर आते हैं? इट इज़ फीवर, देन कफ, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, डायरिया, जॉन्डिस और अनयूजुअल इवेंट्स विच कॉज डेथ या हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें जो फीवर है ये 1 हफ्ते से कम का होना चाहिए और कोई साइन नहीं होना चाहिए, रैश और मतलब CNS सिम्टम्स है, ब्लीडिंग है, और अगर फीवर ज़्यादा है 1 हफ्ते से तो उसमें लोकलाइजिंग साइन होने मतलब हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये अलग अलग तरह की कैटेगराइजेशन है। कफ मोर देन 3 वीक ड्यूरेशन, तो ये 6 चीज़ें आती हैं। तो ये हमें बताते हैं मतलब जो हमारी मेन डिसीजेस हैं उनसे मतलब वो इन सिम्टम्स के थ्रू मैनिफेस्ट होती है। तो हम रेगुलर सर्विलेंस करते हैं कई डिसीज़ेस की। तो वो डिसीज़ेस जैसे वेक्टर-बोर्न डिसीज़ेस है, वाटर-बोर्न डिसीज़ेस है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस है, एक्सेट्रा। उसके बाद सेंटिनल सर्विलेंस करते हैं STDs की, रेगुलर पीरियोडिक सर्विस करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की, एंड फिर एडिशनल स्टेट प्रायोरिटीज़ है कि हर एक स्टेट कोई भी 5 एडिशनल कंडीशन की सर्विलेंस कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट integrated disease surveillance project. So we'll discuss other programs in the upcoming videos.